हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 19 है, जिसमें एक टॉपिक बच गया था जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया था, बस एक टॉपिक जो बच गया था आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और हर एक प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा भी, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी करूंगा और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स उस प्रॉपर्टी को भी हम समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको हर एक प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 क्या है। टोटल आपके बुक में दिया गया है 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी दिया गया है। ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी काम आते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के या सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली यूज होते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 क्या है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 ये है कि इफ़ ए कॉन्स्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी, then the resultant sequence is also on AP with the same common difference। प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस AP में है, कोई भी सीक्वेंस AP में दिया गया है, तो उसमें से हम क्या करें, हर एक सीक्वेंस में, हर एक सीक्वेंस के टर्म में से, हर एक सीक्वेंस के टर्म में से अगर हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर एक टर्म में हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से कोई एक काम करो, ऐड करो, तभी भी क्या होगा, वो सीक्वेंस जो बन जाएगा, एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, वो भी क्या होगा, एक एपी में होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, गिवन सीक्वेंस जो एपी में दिया गया है उसका हर एक टर्म में से क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जब नया एक सीक्वेंस बन जाएगा वो भी क्या होगा, वो भी एक एपी में ही होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी से ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसके हर एक टर्म में से हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों में से कोई भी काम एक करेंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा, जो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, वो भी क्या होगा, एक एपी में ही होगा। और ख़ास बात यह है कि उसका भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। उसका भी जो नया आपका रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जो पहले वाले सीक्वेंस जो एपी में थे उसका कॉमन डिफरेंस और जो नया सीक्वेंस बन गया ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसे हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो कैसे देख लीजिए कैसे प्रूव होता है। तो हम क्या करेंगे, आपको सीक्वेंस पहले एपी में मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कोई एक सीक्वेंस आपका क्या है, एक एपी में है, तो मान लेते हैं पहले, क्योंकि बोला है कि कोई भी एक सीक्वेंस एपी में होना चाहिए, तभी उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीक्वेंस क्या होगा, नया जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा। अगर एपी में है ही नहीं तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ से एपी में बनेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस मानेंगे जो एपी में होगा। तो हम लेट करते हैं, लेट द सीक्वेंस A1 A2 A3 डैश 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 AN तक जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का सीक्वेंस जा रहा है, AN तक जा रहा है बेस सीक्वेंस। लेट द सीक्वेंस बी अन एपी, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। कुछ कॉमन डिफरेंस इज क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है उसका, डी है, मान लेते हैं। ठीक है, देन क्या होगा, ठीक है, मान लिया कि हमें ये सीक्वेंस दिया गया वो क्या है, एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू कैसे आया होगा, A2 माइनस A1, यही तो होता है डी। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर लीजिए, तो क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हम मान लेंगे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर k है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि लेट k बी ए कांस्टेंट नंबर, कोई एक k क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हर एक एपी के सीक्वेंस में हम ऐड करते हैं, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, देन न्यू सीक्वेंस क्या होगा, अगर हम के ऐड करते हैं हर एक टर्म में तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, इसी तरीके से A4 प्लस के डैश डैश AN प्लस के, क्या होगा, ये सीक्वेंस बन जाएगा आपका।
हमने ऐड किया, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के, इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस क्या बन गया आपका, एक नया एक सीक्वेंस बनेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, ये तो करेंगे, ये तो चेक करना है कि जो नया सीक्वेंस बन गया वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी में मानने के लिए इसका क्या निकालेंगे, हम डी निकालेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, डी डैश मान लेते हैं कि नया एक डी निकालना है ना, एक तो हमें डी निकाल लिया, तो हम डी डैश एक मान लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, a2 आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो a2 प्लस के माइनस a1 प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 प्लस के माइनस a1 और माइनस के, तो ये के से के कैंसिल आउट, क्या बचा है a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, ये तो आपका d के बराबर है, ये तो d के बराबर है, मतलब जो d डैश, जो नया वाला सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस d डैश था वो किसके इक्वल आ गया, d के इक्वल आ गया, d के इक्वल आ गया, मतलब पहले वाले कॉमन डिफरेंस के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये क्या पता चलता है कि ये भी जो सीक्वेंस क्या है वो एपी में है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस तो एपी में था, उसका कॉमन डिफरेंस डी है, और जो नया वाला सीक्वेंस बना वो भी क्या होगा, उसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही आ रहा है, मतलब क्या है, एपी में है। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो डी डैश है वो क्या है, वो डी है, मतलब दोनों सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो एपी में ही होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष ये निकलता है यहाँ से कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया गया है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर उसके हर एक टर्म में ऐड करते हैं, जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा, डी होगा, मतलब सेम ही होगा जो पहले वाला सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस था। तो ये पहला आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1 बोलता है। इसी तरीके से सबट्रैक्शन वाला भी केस करेंगे। सबट्रैक्शन अगर बोल दे तो क्या कर दीजिएगा, a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के, a4 माइनस के, डैश an माइनस के, उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम यही कंडीशन बनेगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा। ठीक है, तो सबट्रैक्शन करिए, एडिशन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हर एक टर्म में से उसका हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो वो सीक्वेंस एपी में ही रहता है और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहता है, तो कोई रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है, सीक्वेंस एपी में ही रहता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर ये बोलता है। बात समझ में आ गया होगा, आई होप की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, ये तो हमने इसको प्रूफ करके इस तरीके से हमने बता दिया। अगर कोई एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करना होगा तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एल्जेब्रिक तरीके से तो हमने बता दिया कि इस तरीके से प्रूफ करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर वाला सीक्वेंस बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाता है, इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, मान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है, एपी में है, ये 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। कैसे एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ पर भी क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी क्या है, 2 का डिफरेंस है कि नहीं है। तो यहाँ से डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गया, डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। बात समझ में आ गया। अब हमने मान लिया कि कोई क्या है, एक कांस्टेंट नंबर हम क्या कर रहे हैं, उसके हर एक टर्म में से, हर एक सीक्वेंस के टर्म में से क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए, हमने मान लिया कि एक कांस्टेंट नंबर क्या है, k इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ये k इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है, कांस्टेंट नंबर है। हमें क्या करना है, इसके हर एक सीक्वेंस में से, हर एक सीक्वेंस के टर्म में से क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करो या सबट्रैक्ट कर लो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, हमने क्या किया, 1 ऐड किया हर एक सीक्वेंस में। 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, पहला सीक्वेंस बनेगा, दूसरा सीक्वेंस बनेगा, न्यू सीक्वेंस बन के आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 6 + 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 10 + 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 3 5 7, ठीक है। उसके बाद से 8 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9, उसके बाद से 11 बन गया। तो ये क्या बन गया, ये नया सीक्वेंस बन गया ना, न्यू सीक्वेंस बन गया ना।
ये न्यू सीक्वेंस। अब देखिए ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3, 5 - 3 क्या आ गया, 2 आ गया। आगे के नहीं आ गया, आगे एक और निकाल के देख लेते हैं। तो 7 - 5 करते हैं तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए पहले वाला जो एपी में था सीक्वेंस, मतलब ये जो न्यू सीक्वेंस बना ये भी क्या हो गया, एपी में हो गया। जो आपका न्यू सीक्वेंस बना ये भी क्या हो गया, एपी में हो गया कि नहीं हो गया, एपी में। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। मतलब पहले वाला का भी 2 आ रहा था, और देखिए जो नया हमने नया जो सीक्वेंस बन गया उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ से ये भी पता चलता है। सेम इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कैसे प्रॉपर्टीज प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी अगर सीक्वेंस एपी में दिया गया हो, ठीक है, एपी में दिया गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नया सीक्वेंस बन के आता है वो भी क्या होगा, वो भी एपी में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा जो पहले वाले सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस था वही आपको देखने को मिल रहा है। इसका भी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 है। जो नया सीक्वेंस बना उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 ही आ रहा है। आ गया प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टीज नंबर 2। देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। आई होप कि प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, चैनल को शेयर करिए। आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोला है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ ए गिवन एपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब हर एक टर्म आपका एपी में हम क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ए नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। मतलब क्या हो, एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर में, मतलब हर एक सीक्वेंस दिया गया वो एपी में है, उसका हर एक टर्म में हम क्या करें, एक कांस्टेंट नंबर से, एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट एक सीक्वेंस बनता है, एक जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी क्या होगा, एपी में होगा, वो भी क्या होगा, एपी में होगा। और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो नया सीक्वेंस बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी इंटू के, जो आपका के एक कांस्टेंट नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी डिवाइडेड बाई के, डी डिवाइडेड बाई के। जो आपका नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एक एपी में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के होगा, और डिवाइड करेंगे तो डी अपॉन के। जो आपने के जो है यहाँ पे आपने जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया था या डिवाइड किया था उसका हर एक टर्म ऑफ एपी में, जो आपका प्रीवियस वाले सीक्वेंस था जो एपी में था वो के है, ठीक है। और डी क्या है आपका, जो कॉमन डिफरेंस ऑफ जो आपका गिवन सीक्वेंस दिया गया था एपी में जो था वो उसका, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें क्या करता है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब यहाँ से सिंपल अगर मोटा मोटी बात देखा जाए तो ये निकल के आता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो आप उसके कांस्टेंट नंबर्स के हर एक कांस्टेंट नंबर से उसका हर एक टर्म में अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो नया एक सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एपी में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी के होगा। अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डी अपॉन के होगा। ये बात यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। अब इसको हम देखिए प्रूफ करते हैं। तो इसको 2 तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। पहला क्या, एल्जेब्रिक तरीके से मानेंगे कि कोई एक सीक्वेंस क्या है, एपी में है, A1 A2 A3, उसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। या कोई एक एग्जाम्पल लेकर हम प्रूफ इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल लेकर तो हम ले लेते हैं, कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं, उस तरीके से हम समझते हैं, क्योंकि बुक में वो तो दिया है तो बुक में आप देख लेंगे। तो हम नया तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ इसका हम करने के लिए एक सीक्वेंस हम लेट करेंगे जो एपी में है, ठीक है। देखिए जो एपी में सीक्वेंस आपका दिया गया है हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो है ये 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये जो सीक्वेंस आपका है वो क्या है, एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए हर जगह आपको दिख रहा है डिफरेंस क्या है, 2 का है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो डी आएगा आपका 4 - 2 कर दीजिए तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। अब हमें क्या कर रहा है कि इसका हर एक टर्म में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए एक कांस्टेंट नंबर जो नॉन जीरो नंबर हो, जीरो नहीं, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर ले लीजिए। हम मान लेते हैं क्या,
2 अगर इसके हर एक टर्म में से क्या है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हम k इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 2 लेट कर लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू 2। ये कोई क्या है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। हम क्या करते हैं उसके हर एक टर्म में से 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, उसके हर एक टर्म में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि इफ वी मल्टीप्लाई by 2 in each term of above sequence, then new sequence क्या हो जाएगा, जो एबव आपके सीक्वेंस दिए गए इसमें क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो पहला सीक्वेंस क्या आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। दूसरा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तीसरा 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। चौथा 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका न्यू जो सीक्वेंस बन गया क्या 4 8 12 16 बन गया कि नहीं आ गया 4 8 12 16 20 आपका न्यू सीक्वेंस बन गया। अब यहाँ पर डी निकालते हैं, देखते हैं क्या ये सीक्वेंस जो आपका बना है वो एपी में है कि नहीं है, जो आपका न्यू सीक्वेंस बना है वो एपी में है कि नहीं है। पहले हम क्या करते हैं चेक करते हैं इसे, तो चेक करिए एपी में है कि नहीं है यहाँ पे, तो इसका डी निकालिए। तो जब डी निकालेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 4 आ जाएगा। एक और निकाल के देख लेते हैं, तो 12 - 8 देखते हैं तो यहाँ भी 4 आ रहा है, मतलब इसका एक जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। इससे ये पता चल जा रहा है कि जो आपका न्यू सीक्वेंस है वो भी क्या है एपी में है, मतलब ये जो न्यू सीक्वेंस है वो भी क्या है एपी में है। इसलिए यही पता चल रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो मतलब आपने एक नया सीक्वेंस बनाया वो भी क्या बन गया एपी में बन गया। मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट नंबर उसके पिछले वाले सीक्वेंस में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके आपने एक सीक्वेंस बना दिया, वो भी क्या है एपी में आ गया, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। बात समझ में आ रहा है। तो हमने तो प्रूफ कर दिया कि जो अब नया सीक्वेंस जो बनता है वो भी क्या है एपी में आ गया। अब देखिए अब बोल रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले वाले सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस इनटू जो आपका कांस्टेंट नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किया है हर एक टर्म में उसके फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 4 आ रहा है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो हमने 2 को क्या कहता है, हमने 2 यहाँ पर क्या लेट किया है k को लेट किया है, k इज इक्वल टू 2। अब पहले वाला 2 क्या है, पहले वाला 2 क्या है प्रीवियस वाले कॉमन डिफरेंस, पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है 2। तो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, d × k के फॉर्मेट में आ गया। तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और ये 2 क्या है आपका k है, और ये 2 क्या है आपका जो पहले वाला d निकाला था हमने, पहले वाला d ये निकाला था ना 2 आया था, तो ये d आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया k d के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया 4। ये 4 क्या है आपका k और d ही तो है, d यहाँ पे क्या है प्रीवियस वाले फर्स्ट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है d है यहाँ पे 2, और k क्या है हमने जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे देखिए 2। इस फॉर्मेट में आता है, मतलब जो कोई भी नया सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस कॉमन डिफरेंस, जो पहला आपका जो सीक्वेंस दिया रहेगा एपी में उसका आएगा डी के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो ये आएगा। इस तरीके से ये भी प्रॉपर्टीज आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी अगर सीक्वेंस एपी में दिया गया है तो उसका हर एक सीक्वेंस का टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। पहली बात यहाँ तक प्रूव हो गया, वो भी सीक्वेंस क्या होगा एपी में होगा। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो k × d होगा, जो आपने कांस्टेंट नंबर उसका कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर प्रीवियस वाले जो पहला वाला आपका सीक्वेंस जो एपी में था उसका डिफरेंस में वो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नया वाला सीक्वेंस जो बना है उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डिवाइड के केस में क्या हो जाएगा d / k, जो आपका पहले वाला एपी जो सीक्वेंस था एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस डी है, उसमें भी क्या हो जाएगा k का डिवीजन हो जाएगा, तो जो आपका नया सीक्वेंस है उसका वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर डिवीजन के केस में करते हैं चेक करते हैं तो उसी तरीके से करेंगे। हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली प्रोसेस होगा, बस सिमिलरली प्रोसेस होगा। उसमें उस केस में क्या आएगा d/k आएगा। ठीक है, तो अगर हम डिवीजन के केस में देख लेते हैं तो कैसे आता है वो भी देख लीजिए, उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए
उसके केस में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे k इज इक्वल टू तो हमारा 2 ही रहेगा, लेट k इज इक्वल टू तो क्या रहेगा हमारा 2 ही रहेगा। तो डिवीजन के केस में हम डिवाइड करते हैं उसके हर एक सीक्वेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका जो नया सीक्वेंस बन के आ गया, क्या आ गया 1 2 3 4 और 5, ये न्यू आपका सीक्वेंस बन गया। अब इस चेक करिए ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए तो डी निकालिए, डी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो नया सीक्वेंस बना वो क्या है आपका एपी में है। बात समझ में आ गया, वो क्या है एपी में है। अब देखिए, अब इसका डी निकालते हैं, डी के हम रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए डी यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जो पहले वाला सीक्वेंस क्या था, पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या था 2 था, और जो हमने डिवाइड किसे किया है 2 से डिवाइड किया है, इसको भी हम काट रहे हैं तो क्या आ रहा है वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब ये किसका फॉर्मेट में आ गया, डी अपॉन के फॉर्मेट में आ गया। देखा जाए तो डी अपॉन के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब जो नया वाला सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो एपी में है वो किसका आ रहा है, डी अपॉन के फॉर्मेट में आ रहा है। जो यहाँ पर डी क्या है, जो आपका डी जो है पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, और के क्या है जो कांस्टेंट नंबर हमने हर एक टर्म में उसका डिवीजन किया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आता है डिवीजन के केस में। ठीक है, आई होप कि आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या दिया हुआ है। तो इसको नोट करने से पहले देखिए स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलता है कि कोई भी 3 नंबर एपी में है, ए बी सी क्या है, अगर एपी में है कब, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब क्या होता है, IFF का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, एपी में होगा तो ये कंडीशन को फॉलो ही करेगा। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब ए बी सी क्या है एपी में है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसे हमें प्रूफ करना है। अगर कोई भी सीक्वेंस को आपको एपी में प्रूफ करना है तो इस कंडीशन को आप प्रूफ कर दीजिए, आपका जो नंबर है वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, एपी में प्रूफ हो जाएगा। मतलब यही कंडीशन हम प्रूफ करते हैं। कोई भी नंबर दिया रहा है, बोले कि वो एपी में है, प्रूफ कीजिए, तो क्या होगा, आपको यही कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं कि एपी में है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, लेट ए बी सी आर इन एपी, एपी में है, ये तीनों नंबर क्या है एपी में है, तो हम इसका डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा बी माइनस ए, और एक डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी माइनस बी। यही तो होगा। अगर एपी में है तो इसका दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों बात क्या होगा, सेम होगा इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। हमें दिया गया है कि ये क्या है एपी में है। अब बी को एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो हमें यहाँ से ये निकल गया कि अगर वो एपी में सीक्वेंस दिया गया था, ये सीक्वेंस एपी में है, तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया क्या कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। मतलब एपी में है, अगर वो सीक्वेंस एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी इसका कंडीशन बन गया कि नहीं बन गया। अब हम क्या कर लेंगे, ये तो पहला प्रूफ हो गया कि एपी में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर दिया गया है, इस कंडीशन दिया रहेगा, हम इस कंडीशन को लेकर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, वो एपी में है। अगर ये कंडीशन आपको मिल गया, अगर इस कंडीशन आपको फॉर्मेट दिया गया है, तब इससे हम प्रूफ करेंगे कि वो ए बी सी क्या है एपी में है। तो अब इसका कन्वर्स पार्ट है, ये तो आपका सीधा वाला पार्ट था, अब कन्वर्स पार्ट को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्सली उल्टा जाते हैं इसमें। कन्वर्सली में क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमें दिया गया है कि लेट ए बी सी क्या है, आर 3 नंबर, ये 3 नंबर है, ए बी सी क्या है आपका 3 नंबर है, सच डैट इस तरीके से दिया गया है कि क्या है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया गया है। तो देन इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, देन हमें क्या करना है, सो डैट करना है कि ए बी और सी क्या होगा,
AP में होगा, ये हमें शो करना है। अब हमें क्या था, पहले ये AP में दिया गया था तो ये कंडीशन प्रूफ करना था। अब ये कंडीशन नंबर दे दिया गया और ये कंडीशन आपको दे दिया गया है, तो अब ABC को हमें AP में प्रूफ करना है। तो हमें दिया क्या है यहाँ पे दिया है 2B = A + C। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B + B = A + C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो यहाँ पे B - A, इसको इधर ले आ लो और इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C - B। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये B - A और C - B, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से D निकल के आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकालते हैं, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A, B, C are in AP। तो हेंस प्रूफ, इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर AP में है इस कंडीशन को फॉलो करेगा, 2B = A + C। बात समझ में आ गया। देखिए अभी एक एग्जांपल लेके हम भी बता देते हैं आपको। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स की तरह, ये कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अभी कोई भी सीक्वेंस अगर AP में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देख लो कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो जो AP में हो, ठीक है। हमें क्या था, ABC क्या है, AP में है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 2B = A + C, या इसी को हम बोलते हैं कि B = A + C / 2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या इसको करना चाहिए। तो हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस क्या है आपका, AP में है कि नहीं है, AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। ये बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 ही ले लो नंबर, हमें 3 ही नंबर लेके करना है, तो 3 ही नंबर ले लो। ये सीक्वेंस AP में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर B के काम क्या कर रहा है, ये A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। तो देखो 2B = क्या होता है, A + C होता है। तो यहाँ पे क्या है, B की जगह पे 4 है, तो 2 × 4 = 2 + 6 A + C। तो ये क्या होगा 8, और ये भी क्या आ गया 8। तो देखो सेटिस्फाई करा कि नहीं करा, ये सीक्वेंस AP में है, ये सीक्वेंस AP में है, तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ से ये भी प्रूव हो जाता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस AP में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज़ नंबर 3। आते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, जो आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको भी देख लीजिए। इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर आपका 19 है वो कंप्लीट हो जाता है, टोटली कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया, बस एक्सरसाइज सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये दिया हुआ है कि एक बोल रहा है कि एक फाइनाइट AP हो, एक फाइनाइट टर्म वाला AP हो। इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग and end is always same and equal to the sum of first and last term। बोल रहा है कि आपका अगर एक फाइनाइट टर्म वाला AP दिया है, फाइनाइट टर्म्स वाले AP में कोई एक सीक्वेंस दिया गया है, तो स्टार्टिंग से जो आपका, मान लीजिए कि स्टार्टिंग से आपका 4th टर्म है, स्टार्टिंग से 4th टर्म जो आपका नंबर आएगा, और पीछे से भी 4th टर्म, क्योंकि बोला है कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, स्टार्टिंग से भी 4th टर्म और पीछे से भी 4th टर्म इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से 10 कदम तो पीछे से भी 10 कदम, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस होता है। इसका इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो बोला है कि स्टार्टिंग से क्या 4th टर्म, स्टार्टिंग से जो 4th टर्म है वो सीक्वेंस का सम, अब प्लस पीछे से जो आपका है, पीछे से 4th टर्म वाला जो नंबर आएगा, पीछे से जो 4th टर्म वाला नंबर आएगा, उन दोनों टर्म का अगर सम करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है द सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के। समझ में आया प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि स्टार्टिंग से 4th टर्म और पीछे से 4th टर्म का जो सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक सीक्वेंस कोई AP में है, फाइनाइट टर्म वाला AP है, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये आपका जो क्या है, ये आपका एक सीक्वेंस है, और ये क्या है AP में भी है, और इसका कॉमन डिफरेंस 2 भी है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम आसानी से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।
प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम को हटाओ, सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। ये देखो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि स्टार्टिंग से क्या होना चाहिए, 4 टर्म होना चाहिए और पीछे से भी 4 टर्म होना चाहिए, उन दोनों टर्म का सम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से देखो 4 टर्म कौन आएगा, 1 2 3 4, 4 नहीं 5वां टर्म भी ले सकते हो, हम 4 टर्म लेके कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये आएगा स्टार्टिंग। फिर चौथा टर्म क्या आ गया, 8 आ गया। अब पीछे से, ये स्टार्टिंग से था, ये क्या था, स्टार्टिंग से था, पीछे फिर चौथा टर्म निकालो, 1 2 3 4, पीछे से भी चौथा टर्म क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। पीछे फिर चौथा टर्म क्या आ रहा है, एंड से, एंडिंग से जो आ रहा है आपका फोर्थ टर्म क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। एंडिंग से भी क्या आ गया, 8 आ गया और पीछे से भी क्या आ गया, तो 8 स्टार्टिंग से देखा जाए, यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म क्या आ गया, 8 आ गया कि नहीं आ गया, और एंडिंग से जो आपका फोर्थ टर्म क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो इन दोनों का हम सम करते हैं, इन दोनों का हम सम करते हैं। तो सम करोगे तो क्या आएगा, सम मतलब दोनों को ऐड कर दो, 8 + 8 16, ये तो 16 आ गया, यही तो बोला है। द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब इस सीक्वेंस का पहला टर्म कौन सा है, इस टर्म का पहला टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, a1 = 2, और कितना टर्म टोटल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वां टर्म क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है आपका, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म तो वही होता है जब सबसे लास्ट में पाया जाता है, तो A7 है ना, A7 यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो A7 कितना दिया आपका, 14 दिया है। अब इन दोनों का सम कर दो, A1 + A7, 2 + 14, यहाँ भी क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये इसे इक्वेशन 1 मान लेते हो और इक्वेशन 2 मान लेते हो, तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल गया कि स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म, मतलब स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म प्लस एंडिंग से फोर्थ टर्म, एंड से फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या आ गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ इस तरीके से प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रहा है। पूरा देसी लैंग्वेज है, देसी प्रूफ है ये, पूरा एग्जाम्पल के साथ, कोई इसमें बुक का स्टेटमेंट नहीं लगा है। एग्जाम्पल लो, सीधे एक तरीके से प्रूफ कर दो। समझ में आया प्रॉपर्टी नंबर 4, हमें समझना है प्रॉपर्टी नंबर 4 को, प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करना होगा, बस समझ जाइए कैसे समझना है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 इस तरीके से। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है इसको, क्योंकि प्रॉपर्टीज प्रूफ के नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कर लो। प्रॉपर्टी नंबर हम आते हैं, मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, और समझ में आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 5 के दिया है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दिया है और इंपॉर्टेंट भी है। ये बोल रहा है कि ए सीक्वेंस इज एन AP, अगर कोई भी सीक्वेंस AP में दिया गया है और इफ़ nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तो उसका nth टर्म जो है, nth टर्म जो दिया गया वो एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n के टर्म में दिया है। अब लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या, जो n का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होना चाहिए। n का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे an = an + b, तो यहाँ पे n की डिग्री क्या है, 1 है ना, इसलिए नहीं बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा होगा, पोलिनोमियल में पढ़ा होगा, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन an + b, ठीक है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो an = क्या होगा, an + b दिया रहेगा, जहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो बोला है कि इस केस में जो इसका कॉमन डिफरेंस आता है वो कोफिशिएंट ऑफ n के इक्वल आता है। इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो कोफिशिएंट ऑफ n के इक्वल आता है। तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या होगा, n का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये सिंपल बात ये दिया गया है कि ये सीक्वेंस क्या है, AP में आपका, तो आपका anth = क्या दे दिया गया है, an + b दे दिया गया है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। तो हमें d फाइंड आउट करना होगा, हमें d तो बोला है कि d क्या होगा, वो कोफिशिएंट ऑफ a के इक्वल आना चाहिए, बस समझ में आ रहा है। तो d = क्या होता है, आपको पता है कि d = क्या होता है, an + 1 - an, an + 1 मतलब क्या, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, इसका एक आगे वाला टर्म निकाल लो, तो n + 1 निकाल लो और माइनस an कर दो, तो क्या आ जाता है, d आ जाता है। ये हमें पता है वैल्यू, वी नो डैट, ये हमें पता है, ये हमें तो पता ही है। तो an + 1 निकाल लेते हैं पहले। an + 1 का मतलब क्या, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n + 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है।
तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा ना, अब प्लस b आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, an + a + b आ गया। अब an कितना दिया था, ये दिया था, an निकल गया, हमें an+1 निकल गया, तो अब d निकाल लेंगे। तो d = क्या हो जाएगा, an + a + b। पहले an+1 की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस an की वैल्यू पुट करेंगे, तो an + b। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये an + a + b -an -b, ये -an से +an कैंसिल आउट, -b से +b कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, a वैल्यू आ गई। मतलब d की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, a आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n है। बात समझ में आ गया। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर कोई भी सीक्वेंस AP में कब होता है, अगर nth टर्म उसका क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन में होगा। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में ही बताया था। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, n के कोफिशिएंट आते हैं। बात समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था। तो आई होप कि ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 6। इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 क्या दिया हुआ है, जो आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है। बोल रहा है कि इस सीक्वेंस इज ऑन AP। कोई भी सीक्वेंस क्या है, AP में दिया है, इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। उसका क्या है, पहले n टर्म्स का सम जो दिया गया है, इस तरीके से फॉर्म दिया है, an² + bn। ठीक है, an² + bn क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया गया है। ठीक है, और a और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है। मतलब a और b क्या है, पूरा कांस्टेंट है, उसमें n का टर्म कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो 2a आएगा। इस केस में जो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, AP का 2a आएगा। मतलब 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ n²। a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ n² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो इसका 2 टाइम्स होगा, 2a होगा कॉमन डिफरेंस। हमें ये प्रूफ करना है कि इस AP जो होगा ना, ये फॉर्मेट में जो AP दिया रहेगा उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 2a आएगा। ये हम बताना है। तो आप सिंपल इसको लर्न भी रख सकते हैं कि अगर कोई भी स्टार्टिंग के फर्स्ट nth टर्म का सम ऑफ दिया गया है, AP का सम दिया गया है, फर्स्ट n टर्म का सम दिया गया है, an² + bn, ये दिया गया। इस केस में इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, हमेशा 2a आता है। हमें ये लर्न करना है। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं वही बता देते हैं आपको। तो देखिए, आपको दिया क्या है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिवन आपको दिया है क्या, गिवन डाटा आपको ये दिया है कि Sn = दिया है an² + bn दिया है। ठीक है, मतलब Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP। सबका सम का दिया है। Sn मतलब क्या होता है, सम दिया है। nth टर्म का सम दिया गया है AP का an² + bn, जहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देंगे कि a और b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। तो हमें d प्रूफ करने के लिए क्या मानना चाहिए, हमें nth टर्म पता होना चाहिए, तभी हम d निकाल सकते हैं। तो देखो, एक यहाँ पे याद रखना, जब भी सम दिया रहेगा और हमें nth टर्म निकालना होगा, तो इसका फार्मूला होता है Sn - Sn-1 होता है। Sn - Sn-1 होता है। ये फार्मूला को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद कर लेना। ठीक है, हमें Sn तो पता है, Sn-1 निकालना है। तो क्या करेंगे, जहाँ n दिया रहेगा n-1 से रिप्लेस करके Sn में निकल जाता है हमें। तो Sn-1 क्या हो जाएगा, ये a n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b n-1 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो a, ये क्या हो जाएगा, n² + 1 - 2n हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा, 2bn - b होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, an² + a - 2an + bn - b। ये आ जाएगा आपका Sn-1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सिंपली हम निकाल लेंगे nth टर्म ऑफ AP, क्योंकि nth टर्म AP पता रहेगा तभी हमें d निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो d का हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं, अब निकाल लो। क्या होता है, Sn - Sn-1 होता है। पुट कर दो वैल्यू। Sn की वैल्यू दिया गया है an² + bn, ये क्या आएगा, माइनस, इसकी वैल्यू पुट करो, an² + a - 2an, ठीक है, प्लस bn - b। ये माइनस उधर जाएगा तो इंटू कर देगा, ये an² + bn
माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए प्लस 2na माइनस बी एन प्लस बी। ठीक है, अब देखो ये ए एन स्क्वायर से इससे ये कैंसिल, जो कटे काट देंगे, इससे ये कैंसिल। ठीक है, बचा क्या? बचा आपका यहाँ पे 2an माइनस ए प्लस बी बचा। ये आपका ए एंथ टर्म निकल गया, ए एंथ टर्म ऑफ ए पी ये निकल के आ गया। अब यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम डी निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। ठीक है, तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट करो। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पुट करने जाना है। अब डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू होता है n प्लस वन माइनस ए एन होता है कि नहीं होता है? तो ए एन प्लस वन निकाल लो। ए एन प्लस वन मतलब क्या? जहाँ जहाँ यहाँ पे n दिया गया है वहाँ से n प्लस वन से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 2a n प्लस वन हो जाएगा माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2an प्लस 2a माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब डी निकाल लो, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस वन माइनस ए एन। ठीक है, ये तो होता है डी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? 2an प्लस 2a माइनस ए प्लस बी माइनस, ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या डायरेक्ट पुट करता हूँ, माइनस 2an आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए, फिर यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। क्या क्या कट रहा है? ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, 2nb 2an और यहाँ पे माइनस 2an कैंसिल आउट। बचा क्या? आपका 2a बचा। तो डी इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई? 2a आ गई। और 2a मतलब क्या? ये तो प्रूफ करना था। डी इक्वल टू क्या आएगा आपका? 2a आएगा। देखो डी इक्वल टू 2a आएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या? एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, एन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या? ए है। ये से भी सकते हैं, हैंस प्रूफ। इस तरीके से हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ करके दिखा भी दिया। तो आई होप कि प्रॉपर्टी नंबर 6 भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट करो। और यहाँ पे क्या होता है, आपका चैप्टर नंबर 19 का सारा कंसेप्ट एंड होता है, द एंड होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 19 जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया गया था। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से पिनअप कर सकते हैं, या मेरे यहाँ पे इंस्टा आईडी दिया गया है, वहाँ पे जाकर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जाकर वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं वहाँ पे, और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको चैप्टर अच्छे तरीके से सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।